स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू किया था, राजनीतिक शास्त्र इंडियन पॉलिटी। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति था। तो हम आज राष्ट्रपति के बारे में ही जानेंगे समझेंगे, और इसमें एक सब टॉपिक ले लेते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, फिर सिलसिले को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि फिर क्या उनका वेतन होता है, कौन उनको ओथ लिवाता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात कर लें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। तो एक मोटा मोटी तौर पे आप लोग को बता दूं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम नहीं करते, प्रेसिडेंट का चुनाव हम नहीं करते। हमने कभी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोट डाला ही नहीं। हम लोगों ने, जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो या तो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, मतलब कि लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन के लिए वोट डालती है। तो जिनको हम चुनकर भेजते हैं, यानी जिनके लिए हमने वोट किया है, वो आगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करते हैं। मोटा मोटी बात यही होता है। बाकी हम आगे आकर थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कैसा क्या है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सिलसिले को। आर्टिकल 52 to 78 in part 5 of the constitution deal with the union executive। जो आर्टिकल 52 to 78 है, मतलब 52 से लेकर 78 तक, पार्ट 5 में ये आर्टिकल जो है ये इंडियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल सब मिनिस्टर, ये सब जितने भी हैं ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और इनके बारे में हम आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट भी इसके अंदर आता है। तो आइए प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए आगे पढ़ते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जो इलेक्टेड मेंबर हैं, मतलब जो चुने गए सदस्य हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। जो लोकसभा, जो राज्यसभा, लोकसभा के लोगों को तो हमने चुन के भेजा ही है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हम नहीं करते। लेकिन वो कैसे चुने जाते हैं, जब राज्यसभा टॉपिक आएगा तो उसमें हम बात करेंगे। अभी प्रेसिडेंट के बारे में बात चल रही है फिलहाल। तो जो राज्यसभा और जो लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो चुन कर आते हैं, वही केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो विधानसभा है हमारा, हर स्टेट का विधानसभा अपना अपना होता है। भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें 28 के 28 स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो भी प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो एमएलए और एमपी है, सबका अपना अपना एक वोट का वैल्यू होता है। तो इनका वैल्यू कितना होता है, इसका एक कैलकुलेटिव क्या आता है, इसको हम अभी जानेंगे। जो वैल्यू ऑफ वोट होता है एक एमएलए का, ठीक है, ये कैसे निकलता है यहाँ पर हम देखेंगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड इनटू 1000। मतलब एक एमएलए का वोट जो होता है, टोटल पॉपुलेशन जितना भी स्टेट का पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं, उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, उनके वोट का वैल्यू निकल जाता है।
और जो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये 1971 1971 सेंसस के अनुसार देखा जाता है पॉपुलेशन, रिसेंटली का नहीं देखा जाता है। एमपी का जो वोट का वैल्यू होता है वो होता है टोटल टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसे एक एमपी और एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकाला जाता है। और ये बात ध्यान रहे कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होता है वो 1971 सेंसस मतलब 1971 के जनसंख्या जनगणना के अनुसार लिया जाता है। जैसा कि हमने पिछले 2 स्लाइड में देखा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वोटर के वोट का क्या वैल्यू होता है, कौन कौन वोटर हो सकते हैं। तो भाई ये तो डिसाइडेड हो गया कि वोटिंग कौन कौन कर सकता है, लेकिन हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा कौन हो सकता है, कौन कौन नॉमिनेशन करा सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आप इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया है कि आपके पास 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स। अब ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स क्या होते हैं? प्रपोजर्स वो होते हैं जो आपको 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें कि हाँ भाई आप खड़े होइए, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, आप प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एलिजिबल है। और 50 सेकेंडर्स कौन होते हैं? जो उन 50 लोगों को सपोर्ट करें कि हाँ भाई ये बंदा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सही है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास मिनिमम 100 लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए, तभी आप इलेक्शन के, के लिए एलिजिबल हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं। आप गए नॉमिनेशन कराने के लिए, ठीक है, तो आपको 1500 रुपीज आरबीआई के बैंक अकाउंट में डिपोजिट, सॉरी 1500 नहीं, 15,000 रुपीज आरबीआई के बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा नॉमिनेशन टाइम। अगर आपका वोट 1/6 नहीं आता है, टोटल जो वोट पोल हुआ है उसका 1/6 नहीं आता है, तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। ये हो गया कंडीशन इलेक्शन के प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का कैंडिडेट बनने के लिए, ठीक है। अब बात आता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता कैसे है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन इज हेल्ड in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and voting in is done by secret ballot। अब ये क्या बोल रहा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? हम लोग तो जो नॉर्मल इलेक्शन का वोटिंग करने जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन का वोटिंग करने सॉरी लोकसभा के इलेक्शन का वोटिंग करने जाते हैं, तो हमारे पास जो बैलेट रहता है, आजकल तो ईवीएम में हो रहा है, पहले एक बैलेट मिलता था, उस पे क्या होता था कि जो भी कैंडिडेट खड़े हैं हमारे एरिया से, उनका नाम आगे पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था और उस पे हमें मोहर डालना रहता था। तो उस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल नहीं होता है। इसका मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे पास क्या रहेगा, आइए आपको एक नमूना बना के दिखाता हूँ बैलेट का। मान के चलिए ये बैलेट है, ठीक है, और ये बैलेट है। यहाँ पे आपके इलेक्शन में मान के चलिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी और सॉरी सी। तो इसमें आपको ये करना है कि आपको किसी एक आदमी को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको प्रीफरेंस वाइज डालना पड़ेगा। मान के चलिए अगर फर्स्ट प्रीफरेंस बी है तो उसके सामने आपको 1 डालना पड़ेगा। आपका सेकंड प्रेफरेंस ए है तो उसके सामने 2 डालना पड़ेगा। आपका थर्ड प्रेफरेंस सी है तो उसके सामने
3 डालना पड़ेगा। मतलब आपका प्रेफरेंस ऑर्डर वहाँ पे मायने करता है। किसी भी एक सेलेक्टिव आदमी को आप अकेले वोट नहीं कर सकते हैं। जितने भी बंदे कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, आपको सबको प्रेफरेंस के ऑर्डर में डालना पड़ेगा। और ये एक सेक्रेट बैलेट के तहत होता है। आपका बैलेट सीक्रेट रखा जाता है, कभी भी रिवील नहीं होता है कि आप किसको वोट किए, किसको वोट नहीं किए। अब बात आती है कि जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हैं, सॉरी, जो वोट डाल रहे हैं, वो एमएलएज होते हैं या एमपीज होते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मान के चलिए मेरे बिहार में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। और इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही हमारी विधानसभा भंग हो गई। ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया हमारे विधानसभा को। तो अब अब क्या होगा? क्या बिहार के लोग, बिहार के जो विधायक हैं, वो वोट डाल पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। जब तक विधानसभा वापस नहीं बन जाती, मतलब अगर इलेक्शन खत्म होने से पहले अगर सस्पेंड हो गई, तो उस इलेक्शन में वो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब वो विधानसभा बनेगी, तब जब अगला इलेक्शन होगा, तब उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेजेंट जो इलेक्शन होगा उसमें वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर विधानसभा आपकी सस्पेंड है या कोई एमएलए है, तो सस्पेंडेड एमएलए है वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और अगर कोई प्रेसिडेंट ये क्लेम करता है, आइए आगे पढ़ते हैं, फिर ये बात आपको आपको और क्लियर होगी। ऑल डाउट एंड डिस्प्यूटेड इन कनेक्शन विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर inquired into and decided by Supreme Court, whose decision is final. The election of a person as president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete. जो भी डिस्प्यूटेड आती हैं, जो भी डिस्प्यूट्स आती हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल डिसीजन देता है, और जो भी डिसीजन देता है वही फाइनल होता है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है, इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। अगर किसी भी कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज में मान के चलिए संख्या कम हो गया, विधानसभा भंग हो गया बिहार का, तो उसकी संख्या कम हो गई, तो इस इसके तहत आप इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग संख्या कम थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा गया है कि अगर विधानसभा चल रही है या लोकसभा चल रही है, तो पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। अगर नहीं चल रही है, तो आप बिल्कुल भी इलेक्शन देने के लायक, सॉरी, वोट देने के लायक नहीं है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको, हाँ, एक और बात, अगर आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं समझ में आया हो, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक पूरा बैलेट का डेमो लगाकर आपको बताया जाएगा कि एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एटमिन कैसे होता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।